हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज का वीडियो क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए जो इस बार बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग इसमें देखने वाले हैं साइंस का वो सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं, जो महत्वपूर्ण सवाल है और एग्जाम में पूछने की प्रबल संभावना है। और इस प्रकार का सवाल अक्सर घुमा फिरा के एग्जाम में आते ही आते हैं। तो सवाल को देखिए और देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन है और उसका आंसर आपको पता है कि नहीं। चलिए डिटेल सबसे आसान भाषा में समझते हैं। भाई एक बार वीडियो देख लोगे ना तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बस वीडियो से ही जाके सीधा एग्जाम में जाके लिख दोगे। चलिए देखते हैं। पहला सवाल, विद्युत धारा का ऐसा मात्रा लिखिए। किसी चालक में विद्युत धारा मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? बोला क्या, विद्युत धारा का ऐसा मात्रा लिखिए। और किसी चालक में विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रा सभी को पता है क्या होता है, एम्पियर होता है। एम्पियर, और उसे हम लोग बड़ा ए से डिनोट करते हैं, लिखते हैं। ठीक है। किसी चालक में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या आमीटर का प्रयोग करते हैं? भाई आमीटर एक मशीन होता है, ठीक है, मतलब भाई डिवाइस होता है छोटा सा, जो हम लोग परिपथ में जोड़ देते हैं। ठीक है। और जब धारा बहता है तो उसमें पता चलता है हमें कितना एम्पियर धारा बह रहा है। 5 एम्पियर है, 10 एम्पियर है, 12 एम्पियर है, 15 एम्पियर, कितना भी एम्पियर है वो हम लोग को दिखा देता है मीटर में। क्लियर है? तो ये चीज इसका हो गया। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध की ऐसा मात्रा लिखिए। किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई पर निर्भर करता है, हाँ या नहीं? बोल रहा है प्रतिरोध का भैया ऐसा मात्रा क्या होता है। उसके बाद फिर पूछा है कि किसी तार का जो प्रतिरोध होता है उसकी लंबाई पर निर्भर करता है, हाँ अथवा नहीं। तो देखो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक भाई क्या होता है, ओम होता है। मात्रक कौन नहीं, ओम होता है। ठीक है, क्या उसको ओम बोलते हैं, ओम लिख लेना। ठीक है, ओम। और ब्रैकेट में ऐसा दे सकते हो इस प्रकार से। ठीक है, ओम होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तार का प्रतिरोध क्या लंबाई पर निर्भर करता है? तो भाई आप लोग पहले ही बताएं, आर का फॉर्मूला होता है क्या, रो एल बाई ए। यानी जितना लंबाई बढ़ाओगे उतना प्रतिरोध बढ़ता जाएगा। भाई जितना दूरी बढ़ेगा, जितना लंबाई बढ़ेगा उतना प्रतिरोध बढ़ेगा। इसलिए क्या लिखेंगे, हाँ किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई पर निर्भर करता है। और किस प्रकार निर्भर करता है दोस्तों, आप लोग देख लिए, आर इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई ए। यानी जितना जितना लंबाई बढ़ोगे उतना उतना प्रतिरोध बढ़ता जाएगा, और जितना क्षेत्रफल यानी जितना एरिया बढ़ाओगे प्रतिरोध घटता जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, दो ऐसे धातुओं का नाम बताइए जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। पर दो को धातु का नाम बताओ जिसे हम लोग आसानी से चाकू से काट सकते हैं। तो सुन लो, बहुत महत्वपूर्ण सवाल, ऑब्जेक्टिव के लिए भी सब्जेक्टिव के लिए भी। और ये दोस्तों अभी बता रहे हैं अति लघु, इसके बाद लघु देखेंगे, फिर दीर्घ देखेंगे। ठीक है। तो दो धातु का नाम क्या है, एक सोडियम और पोटेशियम, याद रखना, जिसे हम लोग आसानी से चाकू से काट सकते हैं। ठीक है। तो सोडियम और पोटेशियम दोस्तों जिसे हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं। इसके अलावा और एक धातु होता है, याद रखिएगा, लिथियम। ठीक है, यहाँ पर दो का बोले इसलिए दो लिखे हैं। और एक धातु होता है क्या, लिथियम। लिथियम को भी दोस्तों आसानी से चाकू से काट सकते हैं। बहुत ही नरम धातु होता है, हाथ से दबाओगे तो दब जाएगा। ठीक है। और साथ ही याद रखना, ये जो सोडियम और पोटेशियम भैया है ना, बहुत ज्यादा रिएक्टिव भी है, बहुत अभिक्रियाशील है। जैसे ही हवा के संपर्क में आएगा तुरंत आग पकड़ लेगा। ठीक है। तो इसे इसलिए केरोसिन तेल में भी डुबो कर रखा था सोडियम और पोटेशियम को, क्योंकि बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील है। और इसे हम लोग आसानी से चाकू से भी काट सकते हैं। इसके अलावा लिथियम को भी। क्लियर है? अगला सवाल है, CH3COCH3 C2H2 में कौन सा प्रकारात्मक समूह है? देखो क्या बोल रहा है, एक में CH3COCH3 बोल रहा है और एक C2H2 में कौन सा प्रकारात्मक समूह है। तो इसमें देख सकते हो साफ साफ दिख रहा है CO है। तो CO किसका होता है, मैंने आप लोग कई बार बताया। जी हाँ दोस्तों, कीटोन का होता है CO। और C2H4 है ना, तो C2H4 क्या है, एल्केन। एल्किन के एल्काइन, एल्किन है और एल्किन है। इसमें सिंपल सा बात है। कैसे पता चला सर एल्किन है? क्योंकि एल्किन का सूत्र होता है मेरे भाई CnH2n, सीधा कार्बन का डबल। अगर हाइड्रोजन रहेगा तो समझ ले एल्किन हो जाएगा। देखो कार्बन 2 को है, हाइड्रोजन 4 को है। अगर हाइड्रोजन डबल से भी 2 ज्यादा है, 6 को है, और कार्बन 2 को है, तो भाई एल्केन हो जाएगा। और डबल से 2 कम है यानी C2H2 हो जाएगा, तो भाई एल्काइन हो जाएगा। क्लियर है? सभी को समझ गए? ये तो आपको CO दिख गया, कीटोन हो गया, और C2H4 है, डबल से 2 ज्यादा है, इसलिए एल्किन है। एल्केन, एल्काइन और एल्काइन का सूत्र भी याद रखना। एल्केन, एल्किन और एल्काइन का सूत्र दोस्तों एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना है। अगला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन क्या है? जीवाश्म क्या है, सॉरी ईंधन नहीं, जीवाश्म क्या है? तो देखो, लाखों अथवा हजारों साल पहले, भाई 1-2 साल का बात नहीं है, लाखों हजारों साल पहले की बात हो रही है, जब हम लोग का भाई अस्तित्व अभी नहीं था। ठीक है। लाखों हजारों साल पहले पाए जाने वाले जीवों के परिरक्षित कठोर अवशेष, चट्टानों पर पैरों के निशान, मिट्टी में बने मृत जीवों के सांचे आदि को जीवाश्म कहते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं, जीवाश्म। मतलब क्या भाई, हजारों लाखों साल पहले कोई दब गया है, ठीक है, परीक्षित कठोर अवशेष हो गया, मतलब भाई हड्डी वड्डी कंकाल उंकाल बचा है, वो क्या जीवाश्म ही तो है। भाई जीवों का जो अंश बचा है उसी को जीवांश बोलते हैं। ठीक है। कोई हड्डी वड्डी बचा हुआ है, चट्टानों पर कहीं पैरों के निशान दिख रहे हैं, मिट्टी में बने मृत जीवों के सांचे दिख रहे हैं, वो सब जीवाश्म के उदाहरण होते हैं। ये सब जीवाश्म होते हैं। ठीक है। भाई जो कभी जीवित रहे होंगे और बाद में मिट्टी में मिल गए होंगे, हजारों लाखों वर्ष हो गया है, ठीक है, उसका सांचा मिल रहा है या फिर उसका कुछ निशानी मिल रहा है, तो क्या जीवाश्म होता है वो सारा चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, वंशानुगत लक्षण से आप क्या समझते हैं मेरे भाई? जैसे माता पिता से पीढ़ी दर पीढ़ी उनके संतानों में स्थानांतरण होने वाले लक्षणों को वंशानुगत लक्षण कहते हैं। मतलब भाई जो गुण माता पिता में है, ठीक है, वो गुण उनके
क्या पुत्रों में आएगा, पुत्री में आएगा। ठीक है, अब कौन सा गुण, ये नहीं कि भाई माता पिता इंजीनियर तो बेटा भी इंजीनियर हो जाएगा, नहीं, कुछ कुछ गुण दिखता है। जैसे कोई अगर जिसके माता पिता गोरा है तो उसका बच्चा भी गोरा हो जाता है, किसी का माता पिता लंबा है तो बच्चा भी लंबा हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हो सकता है। तो उनके संतानों में हस्तांतरण होने वाले लक्षणों को वंशानुगत लक्षण कहते हैं। यह डीएनए पर निर्भर करती है। भाई किस पर निर्भर करती है, डीएनए पर निर्भर करती है। ठीक है, किस पर निर्भर करती है, ये डीएनए पर निर्भर करती है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती रहती है। भाई डीएनए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती रहती है। ठीक है, आपका डीएनए आपके बच्चे में रहेगा, आपका बच्चे का डीएनए उसके बच्चे में रहेगा, उसके बच्चे का डीएनए उसके बच्चे में रहेगा। इस प्रकार डीएनए हस्तांतरित होती रहती है मेरे भाई। क्लियर है, चलो आगे देखो। एक खाद्य श्रृंखला को उदाहरण दे। खाद्य श्रृंखला मतलब कैसे कौन किसको खाता है। सर क्या बोल रहे हो, बिल्कुल वही बोल रहा हूं। देखो मतलब पादप को कौन खाएगा, भैया कीट खाएगा। कीट को कौन खाएगा, कीट को मेढक खा जाएगा। मेढक का भी बाप है कौन, सर्प, सांप मेढक को खा जाएगा। सांप का भी बाप है कौन, चील, चील सांप को खा जाएगा भैया। ठीक है, तो एक दूसरे इस प्रकार जो बनता है इसको बोलते हैं खाद्य श्रृंखला। ठीक है, जैसे पादप को कीट खा गया, कीट को मेढक खा गया, मेढक को सर्प खा गया, सर्प को चील यानी पक्षी खा गया। ये श्रृंखला है, इसको बोलते हैं खाद्य श्रृंखला। इसमें पादप क्या है, ये पादप जो उत्पादक है, मतलब भाई ये प्रारंभिक चीज है, ये किसी पर निर्भर नहीं है, ये भाई सेल्फ डिपेंडेंट है। देखो सबसे छोटा है लेकिन भाई सेल्फ डिपेंडेंट है, किसी पर ये निर्भर नहीं करता है। पादप खुद भोजन बनाता है सूरज की रोशनी से, कार्बन डाइऑक्साइड से, मिट्टी से जल लेकर के। तो ये क्या है, उत्पादक है। जबकि प्रथम उपभोक्ता है, और क्या बोलते हैं, जबकि जो कीट है ना भाई, कीट क्या है, प्रथम उपभोक्ता। यहाँ कीट छूट गया है, यहाँ कीट होगा। जब कीट क्या है, कीट प्रथम उपभोक्ता है, और जो चील है ना, चील क्या है, अंतिम उपभोक्ता है। क्लियर है, पादप उत्पादक हो गया, कीट प्रथम बार खा रहा है इसलिए प्रथम उपभोक्ता, और चील अंतिम में खा रहा है इसलिए चील अंतिम उपभोक्ता हो जाएगा। समझ गए क्या है खाद्य श्रृंखला। चलो अगला सवाल है दोस्तों हम लोगों का। अब देखिए इसमें ओम का नियम। ठीक है, ये सवाल इस प्रकार से आएगा तो 3 नंबर आप लोगों को देगा, और 5 नंबर आएगा तो भाई बड़ा सा आएगा एगो। ठीक है, तो देखो ओम का नियम क्या है, और इस नियम के आधार पर विभवांतर तथा विद्युत धारा में संबंध लिखने बोला है, प्रतिरोध को भी परिभाषित करने बोला। देखो नियत ताप पर किसी चालक के सिरों का विभवांतर, नियत ताप मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर, भाई 35 डिग्री है तो 35 डिग्री सेल्सियस पर ही, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। ठीक है, ऐसा ही इन्वायरमेंट होगा जहां पर इतना ही टेम्परेचर होगा। किसी चालक के सिरों का विभवांतर, चालक मतलब भाई जिसमें से धारा प्रवाहित हो, मान लो ये रॉड इसमें धारा बह रहा है तो यही चालक हो जाएगा। तो चालक के सिरों का विभवांतर क्या होता है, इसमें प्रवाहित जो विद्युत धारा है ना भाई उसके समानुपाती होता है। मतलब इसके दोनों सिरों का विभवांतर जो वोल्टेज हो किस पर डिपेंड करेगा, जो धारा बहेगा। समझ गए, तो नियत ताप पर किसी चालक के सिरों का विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। इसे हम लोग ओम का नियम कहते हैं, और इसको किससे लिखते हैं, V = IR से। याद रहेगा किससे लिखते हैं हम लोग इसे, V = IR से लिखते हैं। सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है। और क्या बोला है कि किसी चालक का वह गुण जिसके कारण अपने परिवाहित होने वाले विद्युत धारा का विरोध करता है उसे प्रतिरोध बोलता है। तो ये भी पूछा है कि प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो ये चालक का एक गुण होता है। भाई मेरा गुण नहीं है, कोई भी चालक जिसमें धारा बहता है उसका गुण होता है ये। ठीक है, किसी भी चालक का वह गुण जिसके कारण वह अपने में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का विरोध करता है। अब इसमें धारा बह रहा है, इसका विरोध करेगा, रुकावट उत्पन्न करेगा, तो रुकावट उत्पन्न जितना ज्यादा करेगा उतना प्रतिरोध ज्यादा होगा। ठीक है, अब कोई बहुत ढीठ है, खुद में से प्रतिरोध जाने ही नहीं देगा, मतलब उसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा होगा भाई, धारा को बहने अपने ऊपर बहने नहीं देगा, तो भाई वो किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो समझ गए क्या हो प्रतिरोध, कि वह गुण जिसके कारण किसी तार में प्रवाहित होने विद्युत धारा का, मतलब जिसके कारण वह अपने तार में प्रवाहित होने विद्युत धारा का विरोध करता है उसे प्रतिरोध बोलते हैं। नेक्स्ट सवाल है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है, चुंबक क्षेत्र रेखाओं के कोई 2 गुण लिखिए। तो देखो वह पथ जिस पर चुंबक का उत्तरी ध्रुव चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त अवस्था में आने पर गति करेगा उसे चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं। ठीक है, या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हो कि किसी चुंबक के चारों ओर की जो काल्पनिक रेखाएं हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। ये सभी क्या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इसके अंदर भी होती है, तो ऐसे ही बोल सकते हो। अगर ये आपको ज्यादा हार्ड लग रहा है तो किसी चुंबक के चारों ओर की रेखाएं जो किसी चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकल क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती है दक्षिण ध्रुव पर समाप्त हो जाती है, इन्हीं रेखाओं को चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। ठीक है, पहले कई वीडियो में इस प्रकार का बता चुका हूँ। 2 गुण क्या याद रखना, कि कभी भी एक दूसरे को परिच्छेद नहीं करती भाई, कभी भी इस प्रकार से परिच्छेद नहीं करेगा। दिख रहे हो ऐसे जा रहा है तो कभी भी एक दूसरे को काट रहा है क्या, नहीं काटेगा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय बल की मजबूती को दिखाती है। चुंबक क्षेत्र जो होता है ना भाई, जितना सामने सामने रेखाएं होती है उतना उतना बल क्या होता है, मजबूत होता है। जितना दूर दूर जाएगा उतना बल कमजोर होता जाता है। क्लियर है, जहां चुंबक क्षेत्र रेखाएं पास पास होती है वहां पर चुंबकीय बल ज्यादा होता है। जहां भाई एकदम सामने सामने चुंबक क्षेत्र रेखाओं को क्या बल ज्यादा होता है, और जहां दूर दूर चली जाए वहां बल कम हो जाए। ऐसा भी देखते हो भाई, दूर रहने से प्यार बढ़ता है घटता है, बोले साथ दूर रहने से प्यार बढ़ता है, लेकिन चुंबक है दूर रहता है तो चुंबक क्षेत्र घट जाएगा, चुंबकीय बल घट जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, और इस वीडियो में अंतिम सवाल बताऊंगा आप लोगों को, संचारण किसे कहते हैं, इसकी सुरक्षा का उपाय बताइए। तो संचारण जब धातुओं का संपर्क वायु और नमी से होता है। वायु मतलब भाई वातावरण से जो ऑक्सीजन हवा है, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे जो संपर्क होता है।
ठीक है, और आर्द्रता जो मॉइस्चर है, भींगापन है वातावरण में, उससे होता है। तो उसकी सतह पर ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट या सल्फाइड में से किसी की परत चढ़ जाती है। किसकी? या तो ऑक्साइड की, या कार्बोनेट की, या सल्फेट की, या फिर सल्फाइड की, इतनी की परत चढ़ जाती है किसी की भी। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे संक्षारण बोलते हैं। ठीक है, और इससे हम लोग सुरक्षा कैसे कर सकते हैं? पेंट या ग्रीस लगा करके भाई संक्षारण। अरे जंग लगना, पेंट या ग्रीस लगाते हो ना, तो पेंट या ग्रीस लगा दो, उस पर एक लेयर हो जाएगा। अब वायु से वो अभिक्रिया नहीं कर पाएगा, और नहीं कर पाएगा तो भाई संचारण नहीं होगा, बस जंग नहीं लगेगा, आराम से जिंदगी जियोगे आप। और इतना याद कर लो भाई, सवाल इससे बनेंगे, 100% बनेंगे। वीडियोस अपलोड होंगे ज्यादा से ज्यादा, बस आप लोग शेयर करते रहो ज्यादा से ज्यादा। जितना भी आप लोग शेयर करोगे मुझसे मुझे मोटिवेशन मिलता है, और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए हम प्रेरित होते हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए सब कुछ है, बस आप लोग मेहनत कीजिए, सभी को शेयर करते रहिए, और प्यारा सा कमेंट दोस्तों जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, सो लव यू ऑल। अभी तक मुझसे इंस्टाग्राम में नहीं हो तो उसका लिंक है, जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।